जय हिंद साथियों, तैयारी कर लो प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। चलिए अपन शुरू करते हैं रसायन विज्ञान की सीरीज को। आप लोग बहुत अच्छे से चीजें पढ़ रहे होंगे। देखिएगा, मैं एक बार आपका रिवीजन करा देता हूं। पीछे आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि जो कल मैंने आपको पढ़ाया था, एक बार मैं आपका उसका क्विक रिवीजन करा देता हूं ताकि आप मुझसे जुड़ पाओ। अब आज मेरे पास कमेंट का ऑप्शन भी खुला हुआ है। आप मेरे से कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हो। काफी दिन हो गए मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ पा रहा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से कुछ काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज आप मुझसे कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स को मुझ तक शेयर कर सकते हो ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को पढ़ सकूं और अपन आगे बढ़ सके। चलिएगा, मैं एक बार आपका रिवीजन करा देता हूं, तब तक सब लोग जुड़ जाएंगे मुझे पता है। देखिएगा, अपना जो चैप्टर चल रहा था उसका नाम था तत्व, यौगिक और मिश्रण। और आपको पता होगा मैंने आपको तत्व भी करवा दिया लास्ट क्लास में, मैंने आपको यौगिक भी करा दिया और मैंने आपको मिश्रण नहीं करवाया। मिश्रण को अपन अब करेंगे, मिश्रण क्या होता है क्या नहीं होता है। एक बार गौर करना, मैंने आपको लास्ट क्लास में तत्व बताया था। तत्व क्या होता है? तत्व पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है। तत्व पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसे भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। ये परिभाषा किसने दी थी? एंटोनी लॉरेंट लेवोसिए ने दी थी। किसने दी थी? एंटोनी लॉरेंट लेवोसिए ने दी थी। अब एक बार गौर करना, अब देखो, तत्व पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जिसे भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बताओ क्या कहलाता है? अपने पास तत्व कहलाता है। ये परिभाषा किसने दी थी? एंटोनी लॉरेंट लेवोसिए ने दी थी। किसने दी थी? सबको गुड मॉर्निंग, सबको हेले, सबको मेरी तरफ से राम राम। देखिएगा, एक बार सामने फोकस करिएगा। देखिए, मैं बात करूं तत्व की खोज किसने करी थी? तत्व की खोज करी थी बर्जीलियस ने। किसने करी थी? बर्जीलियस ने। इसका नामकरण किसने दिया था? रॉबर्ट बोयल ने दिया था। इसका संकेत रूप किसने दर्शाया था? बर्जीलियस ने दर्शाया था। अगर मैं बात करूं, ये तत्व पदार्थ का सबसे शुद्ध अवस्था में होता है। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि तत्व को अपन और विभाजित नहीं कर सकते। इसका मतलब वो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम गुण होता है। जब ये सबसे सूक्ष्मतम है तो इसका मतलब उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। इसका मतलब वो सबसे क्या है? शुद्ध है। ये अपने पास हो गया कि तत्व पदार्थ की सबसे शुद्धतम अवस्था होती है। फिर मैं आपको बताऊं कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तत्व तीन प्रकार के होते हैं, धातु तत्व है, अधातु तत्व है और उपधातु तत्व है। ये मेरे पास तीन प्रकार हो गए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार गौर करना, मैंने आपको तत्वों के प्रकार बताए थे, तो मैंने आपको टोटल 118 तत्व बताए थे। कितने बताए थे? टोटल 118 बताए थे। सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे देखो गलत हो गया थोड़ा सा, यहां पर थोड़ा सा गलत हो गया। 94 और 14 को आप जोड़ोगे ना तो कितना होता है? कितना होता है? 108 होता है। कितना होता है साथियों? 108 होता है। थोड़ा सा गलत हो गया, चलो ध्यान में आ गया, लिख देते हैं भैया। देखो ये कितना होता है? ये 24 होता है। कितना होता है साथियों? 24 होता है। एक बार आप अपना करेक्शन कर लेना। सर बायो की क्लास नहीं चल रही है, कोर्स पूरा हो गया क्या? देखिए, बायो की क्लास जल्द ही शुरू होगी, आप इस बात को लेकर के निश्चिंत हो जाइए। सर थोड़े से बीमार चल रहे थे, इस वजह से क्लास को ऑफ कर दिया गया है। उनको क्या हो गया था? थोड़ा सा वायरल हो गया था। आप जानते होंगे कि डेंगू का प्रकोप था, तो उनको भी डेंगू ने चपेट में ले लिया, इसलिए उन्होंने कुछ दिन तक क्लास नहीं लेने का निर्णय लिया था, क्योंकि उनकी बॉडी काम नहीं कर रही थी, वो खड़े नहीं हो पा रहे थे। आप भी जानते हैं डेंगू के अंदर अपनी हड्डियां क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है, अपने अंग काम करने बंद कर देते हैं। तो उन्हीं के साथ भी वही हो गया था। अब एक बार गौर करना, तत्व के प्रकार। तत्व के प्रकार की अगर मैं बात करूं, तत्व कितने प्रकार के होते हैं? सॉरी, तीन प्रकार के होते हैं। धातु तत्व है, अधातु तत्व है और उपधातु तत्व है। संख्या में कितने होते हैं? 118। 94 प्राकृतिक होते हैं और 24 क्या होते हैं? कृत्रिम होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो टोटल होते हैं, इसमें धातु तत्व कितने होते हैं? 91। अधातु तत्व कितने होते हैं? 20। अगर मैं बात करूं उपधातु तत्व कितने होते हैं? 7। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि आवर्त सारणी में उपधातु तत्व सीडी नुमा संरचना पर होते हैं। जो सीडी नुमा संरचना होती है, जो रेखा होती है, उसके ऊपर क्या होते हैं साथियों? उसके ऊपर क्या होते हैं? अपने पास उपधातु तत्व होते हैं। उसके बाद मैं बात करूं, अधातु तत्व कहां होते हैं? अधातु तत्व आवर्त सारणी के इस ओर होते हैं, इसका मतलब आवर्त सारणी के दाईं ओर होते हैं। बाईं ओर क्या होते हैं? बाईं ओर होते हैं धातु तत्व। क्या होते हैं? धातु तत्व। तो मैंने यहां पे लिखा है दाईं ओर। क्या क्या आता है? अक्रिय गैसें आती है, केवल गैसें आती है, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, ब्रोमीन और भी तत्व आते हैं अपने पास।
मैं बात करूं धातु तत्व की, तो धातु तत्व में आवर्त सारणी में सीढ़ीनुमा संरचना के बाईं ओर होते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल आपको बताए हैं। अब ये उपधातु होते हैं अपने पास, इसको याद करने का मैंने आपको ट्रिक बताया था कि भोले शिव जी ऐसी तेरी सब पोल खुले। मुझे लगता है कि आपने रिविजन कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूं ये यौगिक क्या होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं ये यौगिक क्या होता है। देखो मैं अगर बात करूं यौगिक की, तो यौगिक किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से किसका निर्माण होता है? यौगिकों का निर्माण होता है। देखो ये हाइड्रोजन पहला तत्व है, ये हाइड्रोजन दूसरा तत्व है, तो दो तत्व मिल गए रहे, दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है? यौगिक बनता है। तो ये H2 गैस बन गई, ये H2 मेरे पास क्या है? ये मेरे पास यौगिक हो गया। अब देखो मैंने इसी H और इसके अंदर मैंने एक और मिला दिया, तो ये क्या बन गया? H2O बन गया। इसका मतलब ये दो या दो से अधिक हो गया इस बार। ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक, और ये भी क्या हो गया? यौगिक। अब देखो अगला पॉइंट, यौगिकों का रासायनिक सूत्र क्या होता है? निश्चित होता है। यौगिकों का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों? निश्चित होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखिए हाइड्रोजन गैस का भी फॉर्मूला निश्चित है, जल का भी फॉर्मूला निश्चित है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मूला निश्चित है, ओजोन का भी फॉर्मूला क्या है? निश्चित है। इसीलिए यौगिकों का अपन रासायनिक सूत्र क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे मैं बात करूं फिटकरी का, जैसे मैं बात करूं चूने के पानी का, ये फॉर्मूला अपने पास क्या है? फिक्स है। अगर कोई आपसे पूछे कि तत्व के बाद ऐसा कौन सा तत्व है, मानवी जी आप ये कह रहे हो कि थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब जागो तभी सवेरा होता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको बराबर समझ में आएगा, क्योंकि मैं अभी भी पिछली क्लास का ही रिवीजन करा रहा हूं। देखिए तत्व के बाद यौगिक क्या होता है? शुद्धतम अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है बताओ? शुद्धतम अवस्था में, क्योंकि सबसे शुद्ध क्या होता है? तत्व है। तत्व के बाद में क्या होता है? तत्व के बाद में होता है यौगिक। अब देखो अगला पॉइंट, यौगिकों को भौतिक विधि के द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। मैंने आपको कल भी बताया था। और इसको अपन रासायनिक विधि के द्वारा क्या करते हैं? कर सकते हैं। इसको रासायनिक विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं? इसको रासायनिक विधि के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। चलो मैं आपको आगे दिखाता हूं। देखिए मैंने आपको कल बताया था कि ये H2O जल होता है और NaCl क्या होता है? नमक होता है। जब आप जल को तोड़ोगे तो आप क्या करोगे? पहले कम पात्र में डालोगे, कोई छोटे पात्र में डालोगे, फिर आप क्या करोगे? एक एक बूंद लोगे आप जल की। तो जो एक एक बूंद है ना, उसका भी फॉर्मूला H2O है, इसका भी फॉर्मूला H2 है, और इसका भी फॉर्मूला H2 है। तो ये देखो विभाजित, वास्तव में ये विभाजित नहीं हुआ है। वास्तव में ये H2O विभाजित नहीं हुआ है, क्योंकि विभाजित तो तब होता जब H अलग हो जाता और O अलग हो जाता, इसको अपन विभाजित बोलते हैं, जबकि वास्तव में विभाजित नहीं हुआ है। अब मैं बात करूं उसी प्रकार से इस नमक की NaCl की। जब आप इतना बड़ा नमक लेते हो, आप उसको छोटा सा तोड़ते हो, एकदम चिन्ना सा, कितना सा? इन्ना सा तोड़ते हो। जब इन्ना सा तोड़ते हो ना आप, तो आपको पता होगा इन्ना सा के भी फॉर्मूला क्या है? इन्ना सा का भी फॉर्मूला NaCl है, और उन्ना सा का भी फॉर्मूला क्या है? NaCl है। क्या ये NaCl का फॉर्मूला बदला गया? क्या ये Na और Cl अलग अलग हुआ? क्या नहीं हुआ ना। तो आप इसको भौतिक विधि से अलग नहीं कर सकते, जबकि आप रासायनिक विधि के द्वारा किसी को भी अलग कर सकते हो। जैसे मेरे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, मेरे पास है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर आप जल मिलाओगे तो ये क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बताओ? एक हो जाएगा। ये आपस में मिल जाएंगे। इसका मतलब आप रासायनिक विधि के द्वारा अलग कर सकते हो। जैसे आप इसको गर्म करोगे ना, जैसे अब आप इसको गर्म करोगे तो ये तो अलग हो जाएगा, और यहां से जल उड़ जाएगा। यहां से जल क्या हो जाएगा बताओ? उड़ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया? ये मेरे पास पिछली क्लास का क्या हो गया? रिवीजन हो गया। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में ब्रोमीन होता है। बिल्कुल सही बात है। देखो मैं आपको कुछ बता देता हूं, चलिएगा। अगर इतना ही आपको इंटरेस्ट है तो मैं एक बार आपको चीजें बता देता हूं। देखो एक बार मैं पिछली स्लाइड को डिलीट कर देता हूं, मैंने आपको सारा समझा दिया है। अब देखो अपन एकदम से नया चीजें शुरू करते हैं। देखिए कमेंट के माध्यम से ये पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी धातु है, ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? मैं आपको कुछ फैक्ट बता रहा हूं, लिख लेना भले आप, लिख लेना आप चाहे। पारा या मरकरी? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है।
अब मैं अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ये मरकरी क्या है मेरे पास, ये धातु है। अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो अगला पॉइंट समझना मेरे पास क्या है, ब्रोमीन अधातु कमरे के ताप पर ब्रोमीन अधातु कमरे के ताप पर क्या पाई जाती है, बताओ, द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब मैं आपको और बताता हूं पॉइंट, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, चलो बता ही देता हूं आपको। देखो आपको पता होगा कमरे का ताप कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप इस ताप को थोड़ा सा और बढ़ाते हो, अगर आप इस ताप को थोड़ा सा और बढ़ाते हो, जैसे मैं बात करूं अपनी बॉडी का टेम्परेचर कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप अपनी हाथ के अंदर, अगर आप अपने हाथ में गैलियम और सीजियम धातु को रखोगे तो उस धातु की क्या बन जाएगी, वाष्प बन जाएगी। तो आपके पेपर में पूछेगा कि ऐसी कौन सी धातु है जो हथेली पर रखते ही क्या होती है, उसकी वाष्प बन जाती है, उसकी क्या हो जाएगी, वाष्प बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, आप समझने की कोशिश करना एक बार आप। गैलियम सीजियम धातु कमरे से अधिक ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब मैं आपको अगला पॉइंट बता देता हूं, अगला पॉइंट मेरे पास क्या है, गैलियम सीजियम धातु को हथेली पर रखने पर वाष्प बन जाती है। क्या बन जाती है, वाष्प बन जाती है। अगर गैलियम और सीजियम धातु को हथेली पर रखेंगे तो क्या बन जाएगी, बताओ, वाष्प बन जाती है। इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, ये इतने सारे फैक्ट है, कहने का मतलब वाष्प बन जाएगी, वो क्या हो जाएगी, बताओ, उड़ जाएगी। तो ये मेरे पास पॉइंट था। कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में ब्रोमीन होता है तो पारा या मरकरी कौन सी अवस्था में होती है, सर थोड़ा लेफ्ट साइड में लिखो। ओके ओके ओके, देखिएगा ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। चलो अपना जो टॉपिक चल रहा था अब अपन उसकी बात कर लेते हैं। मैं काफी दिनों के बाद आपसे कमेंट के माध्यम से जुड़ पाया हूं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपके जवाब भी दिए जाए। चलो अब अपन अपना टॉपिक पढ़ते हैं। आज अपन क्या पढ़ेंगे, मिश्रण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अपन, आज का अपना टॉपिक क्या बताओ, मिश्रण है। अगर मैं बात करूं मिश्रण की, तो मिश्रण में पहला पॉइंट क्या है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक यौगिकों के संयोग से, दो या दो से अधिक यौगिकों के संयोग से किसका निर्माण होता है, मिश्रण का निर्माण होता है। मिश्रण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है साथियों, मिश्रण का निर्माण होता है। अब मैं आपको अगले पॉइंट के ऊपर लेकर के चलता हूं। एक बार मैं आपको सारे पॉइंट लिखवा देता हूं, उसके बाद सारे पॉइंट समझा दूंगा। अगर मैं बात करूं,
मिश्रण का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता। निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता है। अगर मैं आपको बताऊं 3 नंबर का पॉइंट अपने पास क्या है, एक बार समझने की कोशिश करना एक बार आप। 3 नंबर का पॉइंट क्या है? मिश्रण पदार्थ की सबसे अशुद्ध अवस्था है। क्या है बताओ? मिश्रण पदार्थ की सबसे अशुद्ध अवस्था है। इसका मतलब क्या हुआ? आपको पता होगा सबसे शुद्ध कौन है? तत्व है। तत्व के बाद शुद्ध कौन है? यौगिक है। तो सबसे अशुद्ध कौन हो गया? सबसे अशुद्ध तो मिश्रण ही होगा ना। सबसे शुद्ध कौन होगा बताओ? मिश्रण होगा। अब मैं आपको 4 नंबर का पॉइंट बताता हूं। मिश्रण को भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, मिश्रण को भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा विभाजित किया जा सकता है। मिश्रण को भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा विभाजित किया जा सकता है। मैं आपको सारे के सारे पॉइंट आपको बताऊंगा, आपको परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको हर पॉइंट एकदम बारीकी से समझाऊंगा। मिश्रण के अगर मैं प्रकार की बात करूं तो मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? पहला प्रकार है मेरे पास समांगी मिश्रण। अगर मैं दूसरे प्रकार की बात करूं तो दूसरा प्रकार मेरे पास क्या है? विषमांगी मिश्रण। दूसरा प्रकार मेरे पास क्या है? विषमांगी मिश्रण है। देखो मैंने आपको टोटल 5 प्रकार बताए हैं मिश्रण में। पहला मेरे पास क्या था कि पहला ये था कि 2 या 2 से अधिक यौगिकों के संयोग से मिश्रण का निर्माण होता है। दूसरा क्या था? दूसरा मेरे पास ये था कि ये जो मिश्रण होता है, मिश्रण का कोई भी निश्चित फॉर्मूला नहीं होता, मिश्रण का कोई भी निश्चित सूत्र नहीं होता है। 3 नंबर की बात करूं, मिश्रण पदार्थ की सबसे अशुद्ध अवस्था होती है। आप भी इस बात को भली भांति जानते हो। 4 नंबर की बात करूं तो मिश्रण को भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा विभाजित किया जा सकता है। एक बार मैं आपकी कमेंट पढ़ लेता हूं। बेक करना सर, सोने में किसका मिश्रण होता है? अरे सब कुछ बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बताऊंगा आपको। सर परिभाषा से क्या होगा? अरे परिभाषा नहीं, मैं आपको हर चीजें आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि मैंने इसको एक प्रकार से यहाँ पे सजा दिया है। ठीक है, ये क्या होगा, लिखा हुआ थोड़ा सा सुंदर लगेगा आपकी जब ये पीडीएफ में सेव होगा ना, ये जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, चीजें आपको इधर उधर नहीं लगेगी। चीजें आपको लग रहा होगा कि सर की रटी हुई है, सर लिख रहे हैं बोल बोल के। अरे ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपको हर चीजें मैं एक एक लाइन, आपको एक एक शब्द आपको मैं समझाऊंगा। आपको घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप एक बार गौर करिएगा, मैं आपको हर पॉइंट बताऊंगा। चलिएगा एक बार आगे चलते हैं अपन। अब एक बार गौर करना, मैंने आपको पहला पॉइंट क्या बताया था कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से किसका निर्माण होता है? 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है? यौगिकों का। 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से किसका निर्माण होता है? यौगिकों का। जबकि 2 या 2 से अधिक यौगिकों के संयोग से किसका निर्माण होता है? मिश्रण का। अब देखना एक बार आप, सपोज करो कि मेरे पास है NaCl, मैंने इसमें क्या मिला दिया? मैंने इसमें क्या मिला दिया? H2O। तो आपको पता ही क्या बनेगा? आपको पता ही क्या बनेगा? ये बनेगा नमक का घोल। ये क्या बनेगा? नमक का घोल बनेगा। ये क्या बनेगा साथियों? ये नमक का घोल बनेगा। क्या बनेगा साथियों? नमक का घोल बनेगा। इसका मतलब आपको पता होगा ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है, लेकिन ये जो बनने वाला है यहाँ पे उत्पाद, इस बार ये यौगिक नहीं है, ये क्या है? ये मिश्रण है।
क्या है साथियों, ये मिश्रण है। अब देखते हैं ना, आपको मैं और बताता हूं। अगर मान लेता हूं कि आप अल्कोहल के अंदर क्या मिलाते हो, अल्कोहल के अंदर जल मिलाते हो, तो आपको पता होगा कि अल्कोहल और जल एक साथ मिल जाता है। अल्कोहल और जल क्या हो जाएगा, एक साथ मिल जाएगा। इसका मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं, अल्कोहल जल, ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा बताओ, मिश्रण हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, ये पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब मैं 2 नंबर की बात करता हूं। देखो 2 नंबर में मैंने आपको क्या बताया था, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है, मिश्रण का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता। अब एक बार गौर करिएगा, क्या इस नमक का कोई निश्चित फॉर्मूला है क्या? आप कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते हो NaCl प्लस H2, वापस ऐसे नहीं लिख सकते हो, क्योंकि इसका कोई निश्चित फॉर्मूला ही नहीं होता है। अगर मैं बात करूं अल्कोहल प्लस जल का, एक साथ कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं होता है। अल्कोहल का फॉर्मूला हो सकता है, जल का फॉर्मूला हो सकता है, नमक का हो सकता है, और भी चीजों का हो सकता है, लेकिन अल्कोहल प्लस जल का एक साथ फॉर्मूला नहीं लिखा जा सकता। इसका मतलब यही हुआ कि अपन कभी भी मिश्रण का रासायनिक सूत्र नहीं लिख सकते। चलो आपको समझ में आया होगा। अब देखो वापस चलता हूं मैं, 3 नंबर का पॉइंट क्या बताया था, मिश्रण पदार्थ की सबसे अशुद्ध अवस्था है। अब मुझे एक चीज बताओ, मिश्रण का मतलब क्या होता है? मिश्रण का मतलब ही मिलावट होता है। मिश्रण का मतलब ही मिलावट होता है, तो ये अपने आप में क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। चलो मैं आपको 4 नंबर का पॉइंट बताता हूं। 4 नंबर का पॉइंट क्या लिखा हुआ है, मिश्रण को भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा विभाजित किया जा सकता है। अब एक बार गौर करना, ये मैंने ऐसा चिल्ला चिल्ला करके क्यों कह रहा हूं मैं, पर गौर करना। सपोज करना ये नमक का घोल था, ये क्या था बताओ, नमक का घोल था। इस नमक के घोल को मैंने थोड़ी सी उष्मा दी, मैंने इस नमक के घोल को गर्म किया, मैंने इस नमक के घोल को धूप में रख दिया, तो आपको पता चलेगा कि जो पानी था वो वाष्प बन के या तो उड़ जाएगा, या फिर जो पानी गर्म हुआ था वो पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, और जो केवल नमक और नमक का क्रिस्टल बचेगा, केवल नमक का क्रिस्टल बचेगा। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या आपको नमक के घोल से नमक की प्राप्ति नहीं हुई है क्या? क्या आपको नमक के घोल से नमक की प्राप्ति नहीं हुई है क्या? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल हो गया। इसका मतलब यही हुआ कि आप इसको अलग कर सकते हो, आप इसको अलग कर सकते हो। अब एक बार गौर करना, मैंने आपको उससे पहले वाले में बताया था NaCl, NaCl क्या होता है, यौगिक, लेकिन आप यौगिकों के अंदर Na और Cl को अलग नहीं कर पाओगे, Na और Cl को अलग नहीं कर पाओगे। आप नमक के घोल में आप नमक को प्राप्त कर सकते हो, पानी को गर्म करोगे, नमक के घोल को गर्म करोगे, पानी पानी उठ जाएगा, केवल नमक नमक बच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसका भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा विभाजन कर सकते हो। ये आपको समझ में आया होगा। चलो मैं आपको और बताता हूं। अगर मैं बात करता हूं जल प्लस तेल की, किसकी बात करता हूं, जल प्लस तेल की। जब आप जल और तेल के मिश्रण को घोलते हो, जब आप जल और तेल के मिश्रण को घोलते हो, तो आपको पता होगा कि यहां तक जो लेवल आएगा ना, वो तो आ जाएगा जल का। किसका आ जाएगा, जल का। और ऊपर वाला लेवल किसका रहेगा, तेल का। अब देखो इसको अलग कैसे करना है, आप यहां पर क्या करोगे, एक यहां पर कीप जोड़ दोगे, यहां पर आप एक फन्नल लगा दोगे। क्या लगा दोगे, फन्नल लगा दोगे। जैसे ही आप फन्नल लगाओगे, आपको पता होगा यहां जल की एक बूंद भी नहीं आएगी, लेकिन सारा का सारा तेल अलग हो जाएगा। तो मुझे बताओ, क्या तेल और जल अलग हुआ है कि नहीं हुआ है, हो गया ना ये। इसका मतलब यही हुआ, मैं ये कह सकता हूं कि मिश्रण को भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा विभाजित किया जा सकता है। अपने पास और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सपोज कीजिएगा एक बार आप चाय बनाते हो, आप घर में क्या करते हो बताओ, चाय बनाते हो। अब आपको पता होगा कि चाय में कुछ भाग तो तरल भाग होता है, कुछ भाग ठोस होता है। क्या आप चाय का फॉर्मूला लिख सकते हो क्या? क्या आप चाय का फॉर्मूला लिख सकते हो क्या? अगर आप फॉर्मूला नहीं लिख सकते, इसका मतलब चाय क्या हो गई, इसका मतलब चाय क्या हो गई, चाय मिश्रण हो चुकी है। अब एक बार गौर करना आप लोग, अब मुझे चाय को थोड़ा सा अलग करना है। अब होगा कैसे अलग, आपको पता होगा कि चाय में द्रव वाला भाग अलग हो जाएगा, ठोस वाला भाग अलग हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बताओ, फिल्ट्रेशन। इसका मतलब फिल्ट्रेशन को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, निस्यंदन बोलते हैं। अगर मैं और देसी हिंदी बोलूं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, छानना बोलते हैं। इस प्रक्रिया का नाम क्या होता है, छानना। क्या आप छानने की प्रक्रिया के द्वारा ठोस और तरल भाग को अलग नहीं कर सकते हो क्या? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो मिश्रण को भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा विभाजित किया जा सकता है। चलो
सर आज कमेंट पढ़ने का साधन लग गया, बिल्कुल लग गया जी, बिल्कुल लग गया है। अब देखो मेरे हिसाब से आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया। अब मैं आपको लास्ट पॉइंट समझाता हूं कि मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं। मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। अब मैं एक बार क्या करता हूं, मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलो मैं एक बार, ये मैंने आपको जो भी समझाया है मैं एक बार इसको मिनिमाइज कर देता हूं और थोड़ा सा अपन यहां लग लेते हैं। जब आप पीडीएफ देखोगे ना तो पीडीएफ में आपको ये मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को वहां पर इसको उठा लेना है। अब मैं आपको क्या करता हूं, आगे की ओर लेकर के जाता हूं। अब देखना, अगर मैं बात करूं मिश्रण के प्रकार की बात करूं, अगर मैं बात करूं किसकी, मिश्रण की, अगर मैं बात करूं मिश्रण की, तो मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। अब दो कौन कौन से प्रकार हैं वो आपको फोकस करना है। मिश्रण के अपने पास कितने प्रकार है बताओ साथियों, दो प्रकार है। पहले वाले का नाम क्या है, समांगी मिश्रण। अगर मैं दूसरे वाले का नाम बात करूं तो दूसरे वाले का प्रकार मेरे पास क्या है, विषमांगी मिश्रण। पहला वाला प्रकार क्या है मेरे पास, समांगी मिश्रण। दूसरे वाला हमारे पास प्रकार क्या है, विषमांगी मिश्रण। अब देखो विषमांगी के अंदर अगर आप इसको ढंग से देखोगे ना, समांगी सम प्लस अंगी, अगर आप इसको देखोगे तो इसमें ऐसे मिलेगा आपको सम प्लस अंगी। अब इसमें आपको क्या मिलेगा, विषम प्लस अंगी। कहने का मतलब यह है कि ये जो अपने पास मिश्रण होता है इसमें सारे के सारे अंग, सारे के सारे भागों का जो अनुपात है वो बराबर आएगा। मैं इसमें इसी प्रकार से चीजों को लिख सकता हूं, एक बार समझने की कोशिश करना आप। इसकी परिभाषा में क्या लिख सकता हूं, सभी अवयवों का क्या होता है, निश्चित अनुपात होता है। सभी अवयवों का क्या होता है, निश्चित अनुपात होता है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें सभी अवयवों का अनुपात क्या होता है, अनिश्चित अनुपात होता है। कैसा होता है बताओ, अनिश्चित अनुपात होता है। ये इसके अंदर, ये इसका पहला पॉइंट है। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, ये जो मेरे पास मिश्रण होता है, इस मिश्रण को आप, अगर मैं बात करूं समांगी मिश्रण की, तो समांगी मिश्रण को आप नहीं देख सकते। इस मिश्रण के अवयव को आप आंखों से, दूरबीन से नहीं देख सकते हो। अगर मैं बात करूं इसकी, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, इसके मिश्रण में घुले हुए अवयवों को अपन आराम से देख सकते हैं। अगर मैं 3 नंबर के पॉइंट की बात करूं, 3 नंबर का पॉइंट मेरे पास क्या है, इसके अंदर ये जो विलियन होता है इसको अपन क्या बोलते हैं,
इसको अपन क्या बोलते हैं, वास्तविक विलयन। जबकि इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं कोलोइड या निलंबन। ये जो अपने पास समांगी मिश्रण है, ये कौन से विलयन का प्रकार है, ये वास्तविक विलयन का, और इसको अपन बोलते हैं कोलोइड या निलंबन। अब एक बार गौर करना, इसका मतलब क्या हुआ, आपको आराम से चीजें समझ में आ जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझने के ऊपर फोकस करना। सपोज करना ये मेरे पास एक पात्र है, सपोज करना ये मेरे पास एक पात्र है और इस पात्र में पानी है। यहाँ इस पात्र में क्या है, पानी है, और आप इसी पात्र के अंदर, आप इसी पात्र के अंदर क्या मिला देते हो, कुछ नमक मिला देते हो। इसी पात्र में क्या मिला देते हो बताओ, नमक मिला देते हो। इसका मतलब ये जो घोल है ये मेरे पास किसका है बताओ, नमक प्लस जल का है। किसका है बताओ, नमक प्लस जल का है। आप केवल और केवल समझने के ऊपर फोकस करना। मैं एक डायग्राम यहां पे बनाता हूं, एक डायग्राम मैं यहां बनाता हूं। अब अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां इसके अंदर भी क्या है, यहां भी मेरे पास क्या बताओ, जल है। लेकिन इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर ये जो है मेरे पास, ये जो मेरे पास मिश्रण है, ये मेरे पास किसका है, ये मेरे पास है मिट्टी प्लस जल का। कौन सा मिश्रण है बताओ मेरे पास, ये मेरे पास मिट्टी प्लस जल का, किसका मिश्रण है, मिट्टी प्लस जल का मिश्रण है। अब एक बार गौर करिएगा, आप जब आप नमक और जल के मिश्रण को मिला देते हो, सपोज करो कि इस बोतल में पानी है, इस बोतल में क्या है, पानी है। अगर आप इसके अंदर नमक मिला देते हो और इस प्रकार से घोल देते हो आप इसको, जब आप उसको घोलने के बाद आप इसको ऐसे स्वतंत्र छोड़ दोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ समय बाद में, कुछ समय बाद में क्या होता है, एकदम स्थिति शांत हो जाएगी। अब आप अगर देखोगे इसके अंदर तो आपको इसके अंदर नमक के अवयव के कण दिखाई नहीं देंगे। इसका मतलब क्या होते हैं, सभी अवयवों का क्या होता है, निश्चित अनुपात होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहां से कोई सैंपल निकालोगे, अगर आप यहां से कोई सैंपल निकालोगे, यहां से कोई सैंपल निकालोगे तो यहां पर भी क्या होता है, नमक और इसका अनुपात बराबर आएगा। यहां पर भी क्या होता है, नमक और इसका अनुपात बराबर आएगा। और यहां पर भी क्या होता है, नमक और पानी का अनुपात बराबर आएगा। नमक और पानी का अनुपात बराबर का मतलब क्या होता है, सपोज करो कि यहां पे नमक है 3:5, तो यहां पर भी कितने आएंगे, 3:5, और यहां पर भी कितना आएगा, 3:5। मतलब नमक और जल का मिश्रण इसी प्रकार से आएगा सब जगह। मतलब कोई भी विषमता नहीं रहेगी, कोई भी असमानता ही नहीं रहेगी, सारी जगह अवयवों के अंदर निश्चित अनुपात होता है, अनुपातों का। तो सभी अवयवों का क्या होता है, निश्चित अनुपात होता है। ये समान रूप से घुले हुए होते हैं, समांगी मतलब समान रूप से घुले होते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए कि इसके अंदर मैंने नमक घोला है, तो क्या आपको ये नमक के कण दिखाई दे रहे हैं क्या? अगर आप दूरबीन से भी देखोगे ना, आप दूरबीन से भी देखोगे तो दूरबीन से भी आपको दिखाई नहीं देंगे। इसका मतलब ये विलयन कैसा हो गया, ये वास्तविक विलयन हो गया, क्योंकि वास्तविक विलयन के अंदर कभी भी उसके अवयवी कण दिखाई नहीं देते हैं। इसका मतलब ये वास्तविक विलयन हो गया। अगर मैं बात करूं इसके अंदर, अगर मैं बात करूं इसके अंदर, अगर आप इसके अंदर देखोगे तो आप क्या करते हो, इस बार आपको इस पानी के अंदर क्या मिलाना है, मिट्टी मिलाना है। जब आप मिट्टी मिलाओगे, आप इस प्रकार से घोल दोगे आप, और फिर आप क्या करोगे, स्वतंत्र छोड़ दोगे। कुछ समय छोड़ने के बाद आपको पता चलेगा जो मिट्टी मिट्टी थी वो कहाँ बैठ जाएगी बताओ, वो पेंदे के अंदर बैठ जाएगी। मिट्टी मिट्टी कहाँ बैठ जाएगी बताओ, पेंदे में बैठ जाएगी। और ऊपर ऊपर केवल क्या रहेगा बताओ, ऊपर ऊपर केवल पानी रहेगा। अब आप क्या करोगे, एक सैंपल यहां से लोगे, एक सैंपल यहां से लोगे, आपको पता चलेगा जब आप ऊपर से लोगे ना तो ऊपर वाले में केवल जल जल ज्यादा आएगा, ऊपर वाले में केवल जल ज्यादा आएगा। अगर मैं नीचे वाले की बात करूं तो नीचे वाले में जल कम आएगा, जबकि मिट्टी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। इसका मतलब यहाँ और यहाँ का जब मैंने सैंपल निकाला तो अनुपात एक जैसा नहीं आया। तो मैं ये कह सकता हूं कि इनकी अनुपात क्या होते हैं बताओ, अनिश्चित अनुपात होते हैं। किसके अनुपात होते हैं बताओ, अनिश्चित। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या आप मिट्टी के अवयवी कणों को क्या आप बाहर से देख नहीं पाओगे क्या? अरे बिल्कुल देख पाते हैं अपन, बिल्कुल देख पाते हैं। इसका मतलब अवयवी कणों को अपन देख पाते हैं। अब इसके एग्जांपल क्या है, कोलोइड और निलंबन। अब ये कोलोइड क्या होता है, आपने नाम सुना होगा दूध का, आपने नाम सुना होगा रक्त का, आपने नाम सुना होगा पसीने का। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है, कोलोइड के। और भी अपने पास, जिसमें बात करूं साबुन का झाग, कोहरा, धुंध, वो सबके सारे मेरे पास यही एग्जांपल है। अगर मैं बात करूं निलंबन की, तो निलंबन क्या है मेरे पास, निलंबन मेरे पास वो है, आपने कभी कीचड़ का पानी देखा होगा, जब कीचड़ के पानी को देखते हो तो आपको कीचड़ उसके अंदर, मतलब कहने का मतलब क्या होता है, मिट्टी के कण आपको आराम से दिखाई दे देंगे, वो क्या होता है मेरे पास, निलंबन होता है।
तो ये मेरे पास क्या था बताओ, समांगी और विषमांगी मिश्रण था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब एक बार कमेंट भर लेता हूं मैं। आपकी जुकाम, आपको जुकाम हो गया सर? हाँ जी बिल्कुल जुकाम हो गया मुझे सर, आज कमेंट पढ़ने का साधन लग गया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मानवी जी जुकाम काफी दिनों से हो गई है। होता क्या है कि जब ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं ना, तो ऑफलाइन क्लासों के अंदर बहुत दूर तक स्टूडेंट बैठे रहते हैं। मतलब एक क्लास के अंदर 300-400 स्टूडेंट बैठे रहते हैं। तो होता क्या है कि जब आवाज लगाई जाती है, जब स्पीकर में बोला जाता है, तो पीछे से स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आवाज नहीं आ रही, सर आवाज नहीं आ रही है। तो हमें चिल्ला करके बोलना पड़ता है, और चिल्लाने से बोलने से क्या होता है, गले में खरखराहट हो गई थी। मतलब गला, कहने का मतलब गला क्या हो गया था, खराब हो गया था। इसी वजह से ये फर्क आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी आपकी क्लासों को मिस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बराबर पढ़ा रहा हूँ। मतलब इतनी व्यस्तता के बावजूद भी आपकी क्लासों को मैंने मिस नहीं किया है। आपको पता है बायोलॉजी वाले सर भी बीमार हो गए थे, बायोलॉजी वाले सर भी बीमार हो गए, तो आपको पता है वो भी क्लास नहीं ले पा रहे। अगर मैं बीमार हो गया तो बाद में ये एकदम से बंद हो जाएगा। इसी के चक्कर में देखिएगा, मैं आपको मिश्रण बता रहा था, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अगर मैं समांगी मिश्रण की बात करूं, तो समांगी मिश्रण में मैंने आपको 3 पॉइंट बताए। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, तो एग्जाम्पल क्या होता है मेरे पास, एग्जाम्पल मेरे पास क्या होता है, एग्जाम्पल मेरे पास क्या होता है, एक बार गौर करना, मेरे पास बहुत एग्जाम्पल्स है, मैं आपको बहुत एग्जाम्पल दिखा सकता हूं। जैसे गौर करिएगा, मैं एक बार इनको मिटा देता हूं। देखिए अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स बता देता हूं। अब एक बार गौर करना, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है मेरे पास। इसके एग्जाम्पल्स मैं बात कर रहा हूं, इसके एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख देता हूं। पहला एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, इसका पहला एग्जाम्पल है नमक का घोल। दूसरा मेरे पास क्या है बताओ, चीनी का घोल। दूसरा मेरे पास क्या बताओ, चीनी का घोल। फिर मैं आपको बताता हूं एल्कोहल प्लस जल। फिर मेरे पास क्या हो जाएगा बताओ, एल्कोहल प्लस जल हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे पास और भी एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगर मैं यहां पर बात करूं कौन सी की, विषमांगी मिश्रण की, तो मेरे पास एग्जाम्पल हो जाएंगे दूध, पसीना, रक्त, कोहरा, धुआं, बारूद, जल प्लस मिट्टी। और भी एग्जाम्पल मेरे पास हो सकते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं साबुन का घोल, साबुन का घोल। अगर मैं आपको और बताऊं तो मतलब कहने का मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे बारूद मैंने आपको बता ही दिया, और अपने पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा वायु हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल अपने पास हो सकते हैं। तो ये मेरे पास था मिश्रण, और उम्मीद करता हूँ साथियों आपको मिश्रण समझ में आया होगा। अब एक बार मुझे बता दीजिए कि क्या आपको चीजें समझ में आ गई। सर जी एसएससी जीडी का रिजल्ट कब आएगा? अरे एक बार आप यहाँ पर फोकस करिएगा, आप राजस्थान पुलिस के ऊपर तो फोकस करिएगा। एसएससी जीडी का आपने पेपर दे दिया है, आप अब उसके बारे में मत सोचिए कि क्या रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, खराब आएगा अच्छा आएगा। जो आएगा ऐसे मान के चलिए अच्छा ही आएगा। अगर हमारी जिस प्रकार की तैयारी थी, रिजल्ट उसी प्रकार का आएगा। आपको अब राजस्थान पुलिस पर फोकस करना चाहिए। थैंक यू सर, आप हमें पढ़ाते हो। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाता हूं। अब मेरे पास 2 चैप्टर पूरे हो गए हैं। पहला था
पदार्थ एवं इसकी अवस्था, दूसरा चैप्टर था तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब मैं आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाने के और चलता हूँ। अब मेरे पास अगला चैप्टर है, आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ना है। मेरे पास चैप्टर का नाम है मेरे पास चैप्टर का नाम क्या है बताओ? परमाणु संरचना। मेरे पास चैप्टर का नाम क्या है बताओ? परमाणु संरचना। अगर आपको परमाणु संरचना पढ़ना है तो सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि परमाणु क्या होता है। सबसे पहले अपन को क्या पता होना चाहिए कि परमाणु क्या होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि परमाणु क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि परमाणु क्या होता है, एक बार आप समझने की कोशिश करना। पहला पॉइंट मेरे पास क्या है? परमाणु लैटिन भाषा के शब्द, परमाणु लैटिन भाषा के शब्द ए प्लस टॉम से मिलकर बना है। अगर मैं बात करूं परमाणु की, तो परमाणु लैटिन भाषा के शब्द ए प्लस टॉम से मिलकर बना हुआ है। जहां पर अगर मैं बात करूं इस ए का मतलब क्या होता है, जहां पर अगर मैं बात करूं इस ए का मतलब क्या होता है? ए। इस ए का मतलब क्या होता है? ए। और इस टॉम का मतलब क्या होता है? विभाज्य। इस टर्म का मतलब साथियों क्या होता है? विभाज्य। अर्थात परमाणु क्या होता है? परमाणु पदार्थ का ऐसा तत्व है, परमाणु पदार्थ की ऐसी अवस्था है जिसको और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते। तो परमाणु लैटिन भाषा के एक शब्द एटम से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। अर्थात मैं इसको यूं लिख सकता हूं, अर्थात परमाणु अविभाज्य होता है। अर्थात परमाणु अविभाज्य होता है। अर्थात परमाणु अविभाज्य होता है। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आपको पहला पॉइंट क्या बताया कि परमाणु क्या होता है? परमाणु अविभाज्य होता है, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। अब देखो, अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग दृष्टिकोण थे, मतलब अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत कहे। उन्होंने कहा कि परमाणु ये होता है, किसी ने कहा कि परमाणु ये होता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि अलग अलग लोगों ने क्या कहा। मैं आपको एक नाम बताता हूं, वो भारत के थे। मैं आपको एक नाम बताता हूं, वो कहाँ के थे बताओ? वो भारत के थे। उन्होंने क्या कहा था? भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने बताया कि भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने बताया कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। अब देखो साथियों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ समझने की कोशिश करना। कि देखो, अलग अलग वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने अलग अलग मत रखे। सबसे पहले वो कौन सा आदमी था जिसने हमें इस परमाणु के बारे में अवगत कराया?
मैं भारतीय दार्शनिक की बात कर रहा हूं, मैं ओवरऑल बात नहीं कर रहा हूं पूरे विश्व को लेकर के, मैं अभी केवल बात कर रहा हूं इंडिया के लेवल पर। फिर अपन आगे चलेंगे, फिर अपन विश्व के लेवल पर बातें करेंगे। पहले मैं आपको भारत के लेवल पर बात करके बता रहा हूं कि भारत के लेवल पर अगर मैं बात करूं तो महर्षि कणाद ऐसा आदमी था, उसने क्या बताया था, और मैं आपको बता देता हूं इस आदमी ने, मैं आपको बता रहा हूं कि ये लगभग 500 ईसा पूर्व में, 500 ईसा पूर्व में ही इस बात को बता दिया था। 500 ईसा पूर्व में, इसका मतलब इसने बहुत साल पहले, जब अपनी ये सन शुरू होती थी ना ईस्वी वाली, जैसे पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल, 2000वीं, अभी 2021 चल रही है, मतलब 2000वीं चल रही, 2021 चल रही है, 2021 से भी 15 साल पहले इस आदमी ने ये बात बता दी थी कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जिसको अपन और विभाजित नहीं कर पाएंगे, वो आने वाले दिनों में कुछ न कुछ कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा बाद में। अब देखो इस बात का स्पष्टीकरण उसने नहीं दे पाया था। मैं यूं कहूं इस महर्षि कणाद ने इसका क्या नहीं करवाया था बताओ, रजिस्ट्रीकरण नहीं करवाया था। क्या नहीं करवाया था बताओ, रजिस्ट्रीकरण नहीं करवाया था। मतलब उन्होंने ये जो बातें कही थी ये केवल अपने मुख्य द्वारा कही थी, उन्होंने कहीं इसका प्रमाण नहीं दिया था, स्पष्टीकरण नहीं दिया था, कहीं इन्होंने लिखा नहीं था, इसीलिए इसका मार्केट में नाम ज्यादा हाईलाइट नहीं होता है। अब मैं आपको बताता हूं, आगे लेकर के चलता हूं एक बार आपको। देखो मैं आपको बताता हूं ये जो महर्षि कणाद है, मैं आपको बताता हूं ये जो महर्षि कणाद है ना, महर्षि कणाद इसी के समकालीन, मतलब समकालीन का मतलब जिस काल में इन्होंने इसका प्रयोग किया था, इसके बारे में सोचा था, उसी के आसपास के सालों में और भी लोग आए थे। जैसे मैं बात करूं महर्षि कणाद हो गया, डेमोक्रेटस हो गया, लूटियस हो गया, ठीक है, इन्होंने भी क्या किया था, इसके बारे में रिसर्च करी थी, लेकिन किसी ने भी स्पष्ट प्रमाण नहीं दिया था, किसी ने भी स्पष्ट प्रमाण नहीं दिया था। इसलिए इनको इस परमाणु की खोज के लिए याद नहीं किया जाता है, क्योंकि जब अपन किसी चीज को लिख देते हैं ना तो वो क्या होती है, छप जाती है। वो ऐसा कहा जाता है कि बाद में कि अब इसको कोई मिटा नहीं सकता, बाद में वो कॉपीराइट आ जाता है। जब आप किसी बातों को लिख नहीं देते हो तब तक वो माना नहीं जाता कि किसके द्वारा बोली गई है। तो इसी प्रकार से इस महर्षि कणाद ने बताया तो था लेकिन रजिस्ट्रीकरण नहीं करवाया था। आपको समझ में आया होगा। फिर मैं आपको अगला पॉइंट लेकर के चलता हूं इसके बारे में। अगला पॉइंट मेरे पास क्या है, परमाणु की खोज सर्वप्रथम, परमाणु की खोज सर्वप्रथम 1808 में जॉन डॉल्टन ने की थी। किसने की थी बताओ, जॉन डॉल्टन ने की थी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही हुआ कि परमाणु की खोज सर्वप्रथम किसने करी, जॉन डॉल्टन ने करी थी। अब ये ऐसापन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस आदमी ने स्पष्टीकरण दे दिया था। इस आदमी ने क्या दे दिया था, इस आदमी ने स्पष्टीकरण दे दिया था कि जॉन डॉल्टन जो है इसने अपने प्रमाण, अपने जो रिसर्च के पत्र थे वो सबके सामने रख दिए कि हाँ इस परमाणु की खोज मैंने करी है। इसीलिए परमाणु के खोजकर्ता के रूप में किसको याद करते हैं अपन, परमाणु के खोजकर्ता के रूप में हम लोग किसको याद करते हैं, हम लोग जॉन डॉल्टन को याद करते हैं। लेकिन कोई आपसे कहेगा कि इस महर्षि कणाद से किस प्रकार प्रश्न आ सकता है, तो महर्षि कणाद से जो प्रश्न आएगा, अगर मैं बात करूं किस प्रकार से प्रश्न आएगा, तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि वो कौन सा भारतीय दार्शनिक था जिसने हमें परमाणु के बारे में अवगत कराया, तब तो आपको उत्तर लिखना है महर्षि कणाद। अदरवाइज आपको अगर कोई पूछे ऐसे कि परमाणु की खोज किसने करी, तो आपको हमेशा क्या बताना है, जॉन डॉल्टन बताना है। तो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए और आपको अभी तक ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जो परमाणु है, इस परमाणु का आकार कितना होता है।
कहने का मतलब ये जो परमाणु होता है, इस परमाणु का आकार कितना होता है, ये कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, इतना सा होता है, कितना सा होता है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इस परमाणु का आकार इतना छोटा होता है कि अपन अपनी आंखों से इसको देख ही नहीं पाते हैं। अब आप कहोगे कि सर जब अपन देख ही नहीं पाते हैं तो इसकी खोज कैसे हो गई, तो सोचिए आप कितना बड़ा काम किया था इन लोगों ने। मतलब इस आदमी ने भी बहुत बड़ी बातें कही थी, और भी कई लोग आए थे, लेकिन स्पष्टीकरण किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। तो इतना आसान तो नहीं था ना ये। इसीलिए इस महर्षि कणाद को आपको पता क्या बोलते हैं, परमाणु विज्ञान का पिता भी कहते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, अपन परमाणु विज्ञान का पिता किसको कहते हैं साथियों, अपन परमाणु विज्ञान का पिता किसको कहते हैं, जॉन डाल्टन को कहते हैं। किसको कहते हैं, जॉन डाल्टन को कहते हैं। अब कोई आपसे पूछे कि इस परमाणु का आकार कितना होता है, तो परमाणु का आकार आपको कितना बताना है, ये बहुत छोटा होता है, और वो कितना होता है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। कितना होता है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। इसका मतलब अगर आप एक के अंदर 10 की पावर 10 का भाग दोगे तब ये इतना डाटा आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक के अंदर 10 की पावर 10 का भाग दोगे तो ये ऊपर आने के बाद क्या कहलाएगा, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। मतलब इतना छोटा आकार होता है किसका, परमाणु का। तो परमाणु का आकार कितना होता है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। अगर मैं बात करूं, इसको आप या लगा करके क्या लिख सकते हो, एक एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हो। आप या लगा करके इसको क्या लिख सकते हो बताओ, एक एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हो। सर बस आप पढ़ाते जा रहे हैं। परमाणु का आकार कितना होता है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है, या फिर क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है साथियों, एक एंगस्ट्रॉम होता है। अब कोई आपसे पूछ ले कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो आपको हमेशा बताना है 10 की पावर माइनस, कितना होता है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। कितना होता है साथियों, 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। क्या होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, 10 की पावर माइनस 10 मीटर एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है। अब ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अब देखना एक बार आप, मैंने आपको अभी तक 4 पॉइंट बताए, 1 2 3 और ये 4, ये मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज और बता देता हूं कि जैसे जैसे इस परमाणु के बारे में रिसर्च किया गया, जैसे जैसे इस परमाणु के बारे में रिसर्च किया गया, तो आने वाले समय में यह भी पता लगा कि इस परमाणु के बीच में एक धनावेशित गोला होता है। परमाणु के बीचों बीच में एक धनावेशित गोला होता है। उसी धनावेशित गोले को क्या कहा गया, बाद में नाभिक कहा गया। उसी धनावेशित गोले को क्या कहा गया साथियों, नाभिक कहा गया। तो चलो मैं आपको अगले वाली स्लाइड में बताता हूं। परमाणु के बीचों बीच में एक धन आवेशित गोला होता है। परमाणु के बीचों बीच में एक धन आवेशित गोला होता है। परमाणु के बीचों बीच में एक धन आवेशित गोला होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बताओ साथियों, जिसे अपन क्या बोलते हैं, नाभिक कहते हैं। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि नाभिक की खोज किसने करी, अगर कोई आपसे पूछ ले कि इस नाभिक की खोज किसने करी, तो मैं आपको बता देता हूं, इस नाभिक की खोज करने वाले का नाम था रदरफोर्ड। क्या नाम था साथियों, रदरफोर्ड। और इसने कब करी थी इस नाभिक की खोज, 1919 में करी थी। कब करी थी, 1919 में करी थी। अगर कोई आपसे पूछ ले कि इस नाभिक का आकार कितना होता है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि इस नाभिक का आकार कितना होता है, तो आप इसका आकार कितना बताओगे, 10 की पावर माइनस 15 मीटर। 10 की पावर माइनस 15 मीटर, या
क्या बोलते हैं इसको अपन? एक फर्मी बोलते हैं। या तो क्या बोलेंगे अपन 10 की पावर माइनस 10, तो 10 की पावर माइनस 15 मीटर, या फिर अपन क्या बोलेंगे एक फर्मी बोलेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक फर्मी बराबर कितना होता है 10 की पावर माइनस 15 मीटर होता है। चलिए मैं आपको और आगे की ओर लेकर के चलता हूं। देखो एक बार मैं आपको ये परमाणु दिखा देता हूं कि ये परमाणु वास्तव में कैसा होता है। देखो अगर मैं बात करूं इस परमाणु की, तो ये परमाणु कैसा होता है, ये परमाणु देखो ये ऐसा होता है। अगर मैं बात करूं ये परमाणु क्या होता है, ऐसे होता है। अब देखो मैं उस समय की बात कर रहा हूं, मैं इस परमाणु के उस समय की बात कर रहा हूं जब इसके अंदर ना तो इलेक्ट्रॉन को खोजा गया, ना प्रोटॉन को खोजा गया और ना न्यूट्रॉन को खोजा गया। ये उस समय की बातें हैं जब जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज करी थी। जॉन डाल्टन ने जब परमाणु की खोज करी थी ना, तो ये परमाणु अंदर से पूरा भरा हुआ था। ये अंदर से क्या था बताओ, पूरा का पूरा भरा हुआ था। मैं देखो इसका डायग्राम यूं भी ले सकता हूं, मैं इसका डायग्राम यूं भी ले सकता हूं। ये किसका डायग्राम आ गया बताओ, ये परमाणु का डायग्राम आ गया। और ये परमाणु के किस समय का डायग्राम है, जब जॉन डाल्टन ने इसकी खोज करी थी। जॉन डाल्टन ने जब परमाणु की खोज करी थी तो ये उस समय का डायग्राम है। उस समय जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल इस प्रकार से था, उसके अंदर ना तो इलेक्ट्रॉन था, ना प्रोटॉन था, ना न्यूट्रॉन था, और ना ही क्या थी, नाभिक थी। लेकिन हुआ क्या, एक बार आप समझने की कोशिश करना, एक बार आप समझने की कोशिश करना कि जैसे जैसे ये चीजें आगे बढ़ती गई, अलग अलग लोग आए, इन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए, तो बाद में पता चला कि इस नाभिक के बीचों बीच में, इस नाभिक के बीचों बीच में एक धन आवेशित गोला होता है। इस नाभिक के बीचों बीच में एक धन आवेशित क्या होता है, गोला होता है। इस नाभिक के बीचों बीच में एक धन आवेशित गोला होता है। देखो मैं इसके बीच में क्या कर देता हूँ, प्लस लिख देता हूँ। इस नाभिक के बीचों बीच में क्या होता है बताओ, धन आवेशित गोला होता है। इसी धन आवेशित गोले को बाद में क्या कहा गया, नाभिक कहा गया। तो मैं आपको दर्शा देता हूं कि ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है नाभिक। ये अपने पास बताओ क्या है, नाभिक है। अगर मैं बात करूं इस नाभिक के अंदर जो प्लस है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन प्रोटॉन बोलते हैं। इसी नाभिक के अंदर क्या होते हैं बताओ, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। अगर मैं बात करूं इसके चारों ओर कौन चक्कर काटता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं। इसका मतलब ये बाद की बातें थी, बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे खोज बढ़ती गई तो इन चीजों को बारे में अपन को पता चलता गया। देखो ये मैंने आपको बता दिया कि परमाणु के बीचों बीच में क्या होता है, धनावेशित गोला होता है, जिसको क्या कहा गया, नाभिक कहा गया। नाभिक की खोज किसने करी, रदरफोर्ड ने। नाभिक का आकार कितना होता है, इतना होता है। अब देखना एक बार आप, मैंने आपको अभी भी बताया था कि ये जो नाभिक होती है, मैं चलो आगे लिख देता हूं। नाभिक में प्रोटॉन प्लस क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। जिसे एक साथ न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है, जिसे एक साथ न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। जिसे एक साथ क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। जिसे एक साथ क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि एक परमाणु के अंदर आपको पता होगा, अगर मैं परमाणु के कण की बात करूं तो इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, और क्या होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। तो मैं अगला पॉइंट क्या लिखूंगा, अगला पॉइंट मैं ये लिख सकता हूं कि ये जो परमाणु होता है, परमाणु के अवयवी कण कौन से होते हैं, इनको अपन परमाणु के स्थायी कण बोलते हैं। इनको अपन परमाणु के कौन से कण बोलते हैं बताओ,
स्थायी कण बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं? अगर मैं बात करूं तो मेरे पास होता है इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बात करूं क्या होता है? प्रोटॉन, अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या होता है बताओ? न्यूट्रॉन। क्या होता है बताओ? न्यूट्रॉन होता है। इसका मतलब आपको पता चला होगा कि परमाणु के अवयवी कण कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर मैं बात करूं कि ऐसा कौन सा परमाणु है, ऐसा कौन सा परमाणु है जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? ऐसा कौन सा परमाणु है जिसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होता है? ऐसा कौन सा परमाणु है जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन क्या होते हैं? अब एक बार गौर करना आप। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो क्या हो रहा है कि जो टेक्निकल स्टाफ है उनकी थोड़ी सी, मैं यूं कह सकता हूं कि जो टेक्निकल स्टाफ है उनकी थोड़ी सी क्या हो रही है? गड़बड़ी चल रही है। क्योंकि जो मेरे पास अभी जो व्यवस्था करी गई थी कमेंट को देखने के लिए, उसमें क्या हो रहा है कि थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। मैं अब आपको वापस से कमेंट आपके नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मेरे सामने जो रखा हुआ है सिस्टम जिसमें मैं आपकी कमेंट पढ़ पाता हूँ, अभी वो बंद हो गया है, तो मैं आपकी कमेंट को नहीं पढ़ पा रहा हूँ। देखो जब जैसे जैसे समय बढ़ेगा, क्योंकि स्टूडियो दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था, तो थोड़ा सा अपन को एडजस्ट होने में समय लगेगा। देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना, तो ये चीजें एकदम से नॉर्मल हो जाएगी। बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं आपका कमेंट पढ़ पाऊंगा। देखो अभी मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ। देखिएगा अब अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। न्यूट्रॉन रहित परमाणु का नाम क्या है? न्यूट्रॉन रहित परमाणु का नाम क्या है मेरे पास? अगर मैं आपसे पूछूं कि किसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, तो आपको क्या बताना है? किसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं? आपको बताना है कि हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के अंदर भी कहाँ होते हैं? प्रोटियम के अंदर। कहाँ होते हैं? प्रोटियम। क्योंकि हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं। पहले का नाम प्रोटियम, दूसरी का ड्यूटेरियम, तीसरी का ट्राइटियम। तो प्रोटियम नामक समस्थानिक के अंदर न्यूट्रॉन क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है। इसका मतलब मैंने आपको परमाणु के बारे में बहुत बातें बताई। चलो मैं आपको और बात बता देता हूँ। अगर मैं परमाणु की बात करूं तो मेरे पास कौन सा परमाणु क्या होता है? बड़ा होता है। अगर मैं परमाणु की बात करूं, देखो अगर मैं परमाणु की बात करूं तो इसके अंदर परमाणु क्या होते हैं? इसके अंदर एक परमाणु तो क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। अरे क्या होता है बताओ? छोटा होता है। ऐसा कौन सा परमाणु जो सबसे बड़ा है? और ऐसा कौन सा परमाणु है जो सबसे छोटा है? अगर मैं बड़े परमाणु की बात करूं तो मेरे पास सबसे बड़े परमाणु का नाम मेरे पास साथियों क्या है? मेरे पास बड़े परमाणु का नाम है सीजियम। ऐसा कौन सा परमाणु है जिसका आकार सबसे ज्यादा बड़ा होता है? मतलब सबसे बड़ा परमाणु कौन सा है? सीजियम। अगर कोई आपसे पूछ ले कि सबसे छोटा परमाणु कौन सा है, तो आपको क्या बताना है? हीलियम। सबसे छोटा परमाणु कौन सा है मेरे पास? हीलियम। इसका मतलब मैंने आपको बहुत सारे फैक्ट बता दिए हैं परमाणु के बारे में, और उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये पॉइंट समझ में भी आए होंगे। तो चमगादड़ कौन सा, चमगादड़ कौन सा रिलीज करता है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका प्रश्न क्या है। देखिए साथियों, आप लोग जो प्रश्न पूछ रहे हो ना कि सर आपने कहा था कि परमाणु सबसे छोटा कण है, फिर आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन ये अलग कैसे कर दिए? अरे मैं आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया तो था कि जो परमाणु था ना, ये परमाणु के अंदर ना तो प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था, ना नाभिक था, ना इलेक्ट्रॉन था, कुछ भी नहीं था।
जब इस समय था ना ये परमाणु, तो इस परमाणु की खोज किसने करी थी? इस परमाणु की खोज करी थी जॉन डाल्टन ने। लेकिन जैसे जैसे साल बीतता गया, जैसे जैसे साल बीतते गए, तो आपको पता हो गए नए नए वैज्ञानिक आए और नए नए वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके बताए, अपने अपने तरीके उनमें लगाए। तो उनको पता चला कि ये परमाणु था, ये परमाणु आगे जाने के बाद विभाजित हो गया था। क्या हो गया था बताओ? आगे जाने के बाद क्या हो गया था? विभाजित हो गया था। और ये बाद में जाकर के विभाजित हो गया। एक बार आप मेरी बातों को सुनिए आप गौर से। मैंने ये नहीं कहा था कि विभाजित हो गया। देखो आपको पता है कोई भी चीज क्या होती है, हमेशा अपने वर्तमान स्थिति में नहीं रहती है, उसका उतार चढ़ाव तो आना लाजमी है। वैसे ही जॉन डाल्टन ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य होता है, लेकिन आने वाले सालों में हमें पता चला कि परमाणु भी विभाजित हो गया था। फिर कौन आता है उसके बाद में? उसके बाद में जे थॉमसन अपना प्रयोग लेकर के आता है। जब जे थॉमसन फेल हो जाएगा तो फिर कोई और वैज्ञानिक आएगा जिसका नाम रदरफोर्ड था। रदरफोर्ड जब फेल हो जाएगा तो उसके बाद और कोई और आएगा, उसका नाम नील्स बोर था। अगर नील्स बोर भी फेल हो जाएगा तो कोई और वैज्ञानिक आएगा। और ये क्रम तब तक चलता है जब तक ये परमाणु ना तो स्टेबल हो जाए, तब तक करेंगे इसके अंदर प्रयोग। जब ये स्टेबल हो जाए और सारी समस्याएं खत्म नहीं हो जाए, तब तक एक प्रयोग चलेंगे। और मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, आपको परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है। देखिएगा, ये मैंने आपको पॉइंट बताए, मैं एक बार आपका रिवाइज करा देता हूं। देखिएगा, मैंने यहां से परमाणु वाला चैप्टर शुरू किया था। मैंने यहां से इस परमाणु वाले चैप्टर को रिवाइज किया था, सॉरी बताया था मैंने आपको। मैं एक बार आपका रिवाइज करा देता हूं। मैंने आपको बताया था कि परमाणु जो होता है, ये एक लैटिन भाषा के शब्द एटम से मिलकर बना हुआ है। इस एटम के अंदर ए का मतलब होता है ए और टोम का मतलब होता है विभाज्य, अर्थात एटम क्या होता है? अविभाज्य होता है। दूसरी पॉइंट क्या थी कि परमाणु के बारे में वो कौन सा भारतीय वैज्ञानिक था जिसने हमें अवगत कराया? इसने स्पष्टीकरण नहीं दिया था, कोई कागजी प्रमाण नहीं दिए थे, लेकिन इसने भी इसके बारे में कुछ कहा था। वो क्या कहा था मैंने आपको पीछे लिख करके दिया है, ठीक है। ये बातें किसने कही थी? महर्षि कणाद ने कही थी। लेकिन सबसे पहले स्पष्टीकरण कागजी रूप में प्रमाण किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। तो आपको पूछ सकते हैं कि परमाणु की खोज किसने करी, तो आप क्या बताओगे? परमाणु की खोज सर्वप्रथम 1808 में जॉन डाल्टन ने की थी। जब ये परमाणु की खोज की गई थी तो इस परमाणु का आकार कितना था? इस परमाणु का आकार था 10⁻⁻10 मीटर या फिर 1 एंगस्ट्रॉम। ये इतना छोटा है कि हम इसको अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं। सोचिएगा, जिन चीजों को अपनी आंखों से देख नहीं पाते, वैज्ञानिकों ने उसकी खोज कर डाली है। कितना बड़ा काम किया था जॉन डाल्टन ने। तो इसीलिए जॉन डाल्टन को परमाणु विज्ञान का क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर के चलता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया कि देखो, जो मैंने पीछे बताया ना आपको, जब परमाणु के बीच में ना तो नाभिक होगा, ना प्रोटॉन होगा, ना इलेक्ट्रॉन होगा, ना कोई प्रोटॉन होगा, जब ये कुछ भी नहीं होंगे ना, जो परमाणु था वो एकदम से ठोस गोला मॉडल था। चलो मैं एक बार दोबारा डायग्राम बना करके दिखाता हूँ आपको। देखो, ये जो मेरे पास है, ये जो है, ये मेरे पास ये जो परमाणु मॉडल है, ये किसका है? जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल। क्या है बताओ? जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल है। किसका मॉडल है बताओ? जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल है। अब ये जो जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल है, जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल है, ये अंदर से देखो पूरा भरा हुआ एकदम से ठोस है। इसमें ना तो प्रोटॉन है, ना इलेक्ट्रॉन है, ना न्यूट्रॉन है, ना इसके अंदर नाभिक है, कुछ भी नहीं है। तो ये मॉडल किसका था? जॉन डाल्टन का था। लेकिन आने वाले दिनों में हमें पता चला कि इसके अंदर से न्यूट्रॉन भी निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे, प्रोटॉन भी निकलेंगे। इसका मतलब ये विभाजित हो गया था। तो बाद में अपन इसको अलग लेवल से बढ़ेंगे। सर, चमगादड़ कौन सा किरण रिलीज करता है उड़ते समय? अच्छा अच्छा अच्छा, ये प्रश्न पूछना चाह रहे हो क्या आप? तो आप इसका उत्तर करोगे परासरवीय तरंगे। कौन सी तरंगे करोगे? परासरवीय तरंगे। क्या करना है आपको? अल्ट्रासोनिक वेव। देखिएगा, मैंने आपको ये बता दिया, नाभिक की खोज किसने करी? रदरफोर्ड ने। नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻⁻10 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, जिसे आप एक साथ क्या बोल सकते हो? न्यूक्लियन भी कहा जाता है। परमाणु के अवयवी कण कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन रहित परमाणु कौन सा है? हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन के अंदर भी पूछे आपसे तो कौन सा समस्थानिक होता है? प्रोटियम। अगर मैं बात करूं परमाणु के अंदर सबसे बड़ा आकार किस परमाणु का होता है? सीजियम का। सबसे छोटा किसका होता है? हीलियम का। तो मैंने आपको इतनी बातें बताई, आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। चलो मैं अगली स्लाइड ऐड कर लेता हूं। देखिएगा, अब अपने पास जो अगला टॉपिक है उसका नाम है परमाणु के कण।
मेरे पास टोपी का नाम क्या है? परमाणु के कण। अगर मैं बात करूं परमाणु के कण की, तो परमाणु के कण टोटल कितने प्रकार के होते हैं साथियों? परमाणु के कण मेरे पास 2 प्रकार के होते हैं। देखिएगा, अगर मैं बात करूं इसके अंदर, सबसे पहला मेरे पास कौन सा है? स्थायी कण। अगर मैं 2 नंबर की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? अस्थाई। देखो ये कब की बातें होती है? ये तब की बातें होती है जब जॉन डॉल्टन अपने परमाणु सिद्धांत को समझाने में फेल हो जाता है और ये परमाणु टूट जाता है। ये उस समय की बातें होती है। सर आज ही करवाओगी का सारा? अरे मेरी क्लास कम से कम 12:40 तक चलती है। तो आपको पता होगा जो बायोलॉजी वाले सर थे उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही थी, इस वजह से उनकी क्लास भी मैं ही लेता हूं। और आपको पता है आपका केमिस्ट्री का सिलेबस जल्दी हो जाएगा। देखिएगा, ये परमाणु के कण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो मेरे पास कौन कौन से हैं? अगर मैं पहले की बात करूं तो मेरे पास पहले नंबर का है इलेक्ट्रॉन। पहले वाला मेरे पास क्या है बताओ? इलेक्ट्रॉन। अगर मैं 2 नंबर की बात करूं तो 2 नंबर पे मेरे पास क्या है? प्रोटॉन। 2 नंबर पे मेरे पास क्या बताओ? प्रोटॉन। अगर मैं 3 नंबर की बात करूं तो 3 नंबर पे मेरे पास क्या है? 3 नंबर पे मेरे पास क्या बताओ? न्यूट्रॉन। अगर मैं उसी प्रकार से बात करूं, अगर मैं इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा? देखो इलेक्ट्रॉन का एंटीकण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एंटीकण क्या होता है? पॉजिट्रॉन। क्या होता है? पॉजिट्रॉन। अगर मैं बात करूं प्रोटॉन का एंटीकण क्या होता है? एंटी प्रोटॉन। क्या होता है? एंटी प्रोटॉन। अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन का एंटीकण क्या होता है? न्यूट्रॉन का कोई एंटीकण नहीं होता है, क्योंकि ये तो उदासीन होता है। ये तो क्या होता है? उदासीन होता है। इसका सिंबल इलेक्ट्रॉन माइनस, इसका P प्लस होता है और इसका मतलब वो N के ऊपर 0 आता है। इसका मतलब ये उदासीन होता है, इसका कोई एंटीकण नहीं होता है। लेकिन इसी से मिलता जुलता नाम अपने पास एक और है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिनो। अगर मैं और बात करूं तो अपने पास और भी कण होते हैं। एक और नाम है मेरे पास, मेसोन। क्या नाम है? मेसोन। तो गौर करना, ये मेरे पास क्या बताओ? ये मेरे पास परमाणु के कण है। ये मेरे पास स्थायी कण है और ये मेरे पास क्या बताओ? अस्थायी कण है। अब एक बार गौर करना, मैं आपको इन तीनों को एक साथ लेकर के बताऊंगा। फिर मैं आपको इन तीनों चारों को एक साथ लेकर के बताऊंगा कि इनके बारे में अपन को क्या क्या जानना है। चलो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में ही बताता हूं। देखो मैं एक तरफ तो लिखता हूं, देखो इसके अंदर अपन को कैसे लिखना है। अपन को बहुत अच्छी तरीके से चीजें लिखनी है। अब एक बार गौर करना आप, मैंने यहाँ पे तीनों बना दिए हैं। अगर मैं तीनों के नाम लिखना चाहूं तो मेरे पास पहले वाले का नाम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। पहले वाले का नाम मेरे पास क्या हो जाएगा साथियों? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर मैं 2 नंबर की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। अब एक बार गौर करना आप लोग, एक बार गौर करना आप, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसकी खोजें किसने करी। सबसे पहला पॉइंट अपन को क्या जानना है? खोज का जानना है। अगर मैं आपको बताऊं कि इसकी खोज किसने करी, तो आपको याद रखना है इसकी खोज करी थी जे जे थॉमसन ने।
इस इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी साथियों? जे थॉमसन ने। देखो आपको परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको सारी की सारी चीजें याद करने का तरीका बताऊंगा, आपको रटवाने का तरीका बताऊंगा। आप अपने लेवल पर भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक अच्छा तरीका बताऊंगा, उससे आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखना, अपन आगे बढ़ते हैं। इस इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी बताओ? इस इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी प्रोटॉन ने। किसने करी थी? सॉरी, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? गोल्ड स्टीन ने। अब जैसे ही मैं ये नाम लिखूंगा यहाँ पे गोल्ड स्टीन, कईयों का दिमाग घूम जाएगा कि सर आप क्या बता रहे हो, हमने तो रदरफोर्ड बताया है, पढ़ा है। अरे साथियों, आपने रदरफोर्ड पढ़ा है, बिल्कुल वो गलत पढ़ा है। वो कैसे पढ़ा है गलत, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि इस प्रोटॉन की खोज करने वाला गोल्ड स्टीन ही था। तो अपन रदरफोर्ड क्यों पढ़ते हैं? किताबों में भी आप देखते हो बार बार, जब आप गूगल करोगे तो भी आपको मिलेगा। लेकिन मैं आपको सच बता देता हूं कि इसके वास्तविकता की इसकी कहानी क्या है। इस प्रोटॉन का जो नामकरण था, वो नामकरण किया था रदरफोर्ड ने, इसकी खोज नहीं करी थी। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी बताओ? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी बताओ? जेम्स चैडविक ने करी थी। अब देखो मैं आपको अगला पॉइंट बताता हूं। यहां पर अगर मैं बात करूं इसके आवेश की, 2 नंबर का पॉइंट मेरे पास क्या बताओ? आवेश। अगर कोई आपसे पूछ ले कि आवेश कौन सा होता है, किसके ऊपर, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कैसा होता है? ऋणात्मक। जबकि प्रोटॉन के ऊपर कैसा होता है बताओ? धनात्मक। प्रोटॉन के ऊपर कैसा होता है? धनात्मक। अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो ये क्या होता है बताओ? आवेश रहित होता है। ये क्या होता है बताओ? ये आवेश रहित होता है। क्या होता है साथियों? ये आवेश रहित होता है। अब मैं 3 नंबर की बात करता हूं। 3 नंबर पे अपन देख लेते हैं इसका संकेत क्या होता है। इसका संकेत क्या होता है? अब हम आपको संकेत बता देता हूं। अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन का संकेत P- होता है, प्रोटॉन का संकेत P+ होता है। अगर मैं बात करूं इसका, तो इसका N के ऊपर 0 आएगा। ठीक है, अगर मैं आपको आगे लेकर के चलूं, देखो अपने पास और क्या क्या चीजें हैं, आपको हर चीजें बड़ी ईमानदारी से सीखनी है। देखो अपने पास संकेत भी हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेकर के चलता हूं। देखो, अगर मैं बात करूं इसके द्रव्यमान की, इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो आप गौर करिएगा साथियों, इसका जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? इसका द्रव्यमान होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ये किसका द्रव्यमान होता है? ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। अगर मैं बात करूं प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इसका होता है 1.67 इंटू, चलो, इंटू 10⁻27 kg होता है। कितना होता है? -27 kg होता है। अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन का कितना होता है, तो 1.675 इंटू 10⁻27 kg। ये किसका होता है? ये भी न्यूट्रॉन का होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.675 इंटू 10⁻27 kg। जबकि प्रोटॉन का कितना होता है? इतना होता है। अगर मैं बात करूं द्रव्यमान किसका? इलेक्ट्रॉन का, तो 9.11 इंटू 10⁻31 kg होता है। चलो अपन और बात करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो मेरे पास, अगर मैं बात करता हूं किसकी? आधार की। जब इलेक्ट्रॉन की खोज की गई, किसने करी थी बताओ? जे थॉमसन ने करी थी। इलेक्ट्रॉन ने जब जे थॉमसन की खोज करी थी, तो कौन सी किरणों को आधार बनाया था? किन किरणों को आधार बना करके उसने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी? तो मैं आपको बता देता हूं कि इस कैथोड किरण, मतलब जे थॉमसन ने कैथोड किरणों को आधार बना करके किसकी खोज करी थी बताओ? इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। किसकी खोज करी थी? इलेक्ट्रॉन की। और आपको भी पता होगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? ऋणात्मक चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? ऋणात्मक। अगर कोई आपसे पूछे कि प्रोटॉन की खोज करते समय इस गोल्डस्टीन ने किसको आधार बनाया था, तो गोल्डस्टीन ने केनाल किरणों को आधार बनाया था। किन किरणों को आधार बनाया था बताओ? केनाल किरण को आधार बनाया था। किन किरणों को आधार बनाया था? केनाल किरणों को। अगर मैं आगे बात करूं, तो न्यूट्रॉन की खोज जब जेम्स चैडविक ने करी थी, तो इसने भी किसी न किसी को आधार तो बनाया ही होगा। तो इसने क्या किया था? बेरिलियम धातु पर
अल्फा कणों की बौछार करवाई थी। बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों की क्या करवाई थी? बौछार करवाई थी। इसका मतलब यही हुआ कि न्यूट्रॉन की खोज करते समय इस जेम्स चैडविक ने किसको आधार बनाया था? तो आपको पता होगा आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में 4 नंबर पे क्या आता है? 4 नंबर पे बेरिलियम आता है। 4 नंबर पे क्या आता है? बेरिलियम आता है। तो बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों की बौछार करवाने पर पता चला कि न्यूट्रॉन क्या होता है, उस पर आवेश कैसा होता है। तो इसने इस प्रकार से इसको आधार बनाया था। चलो अब मैं आपको आगे वाला पॉइंट बता देता हूं। देखो कोई आपको पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है, इस आवेश की खोज किसने करी? इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है, जैसे मैं बात करूं ये जो ऋणात्मक आवेश है, इस ऋणात्मक आवेश की खोज किसने करी थी? तो इसकी खोज करी थी आर मिलिकन ने। किसने करी थी बताओ? आर मिलिकन ने। आपको पता होगा कि प्रोटॉन के ऊपर भी क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। इस प्लस चार्ज की खोज किसने करी थी? तो आपको पता होना चाहिए कि इस आवेश की खोज भी किसने करी थी? गोल्डस्टीन ने करी थी। किसने करी थी साथियों? गोल्डस्टीन ने ही करी थी। किसने करी थी साथियों? गोल्डस्टीन ने ही करी थी। अब देखो मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। अगर कोई आपसे पूछे कि न्यूट्रॉन की जो आवेश है उसकी खोज किसने करी, तो आपको पता होगा कि न्यूट्रॉन क्या होता है? आवेश रहित होता है। इसका मतलब इसकी खोजकर्ता कोई नहीं होंगे, इसके खोजकर्ता कोई नहीं होंगे। अब देखो ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, टोटल मैंने आपको 6 पॉइंट बता दिए। चलो ये मैंने आपको इतने पॉइंट बताए हैं। अगर आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, तो ये सारे के सारे पॉइंट अपन को पता होने चाहिए। चलो मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूं। इस प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था? इस प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था? ये आपको एक बात और बता देता हूं। इस प्रोटॉन का नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। किसने किया था साथियों? इस प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। तो ये सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। देखो मैं यहां पे लिख देता हूं सन, मतलब कौन से साल में इनकी खोजें करी गई थी। जैसे मैं बात करूं जेजे थॉमसन की, तो जेजे थॉमसन की खोज करी गई थी 1897 में। कब करी गई थी? 1897 में करी गई थी। जैसे ये केनाल किरणें हैं, इन केनाल किरणों को कब खोजा गया था? इन केनाल किरणों को 1886 में खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1886 में। तो मैं यहाँ पे 1886 ही लिखता हूँ। ठीक है, आपको कई कई जगह 1911 भी मिलेगा, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। अगर मैं बात करूं इसका नामकरण कब किया गया? 1911 में। न्यूट्रॉन की खोज कब की गई? न्यूट्रॉन की खोज की गई 1932 में। न्यूट्रॉन की खोज कब की गई? 1932 में करी गई। अब देखो मेरे पास कितने अच्छे अच्छे डाटा निकल करके आए हैं। टाइम हो गया सर आज का। चलो कोई बात नहीं, टाइम हो गया तो अपन क्लास को ऑफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा मैंने आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताया है। आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होगी कि मेरे पास ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। आपने भली भांति चीजों को समझा होगा, सीखा होगा। देखिएगा ये इतने पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। चलिएगा एक बार अपन देख लेते हैं कि हम लोगों ने देखिए साथियों आज के लिए बस अपन इतना ही पढ़ेंगे। अब अपन और आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे। आज बस ये इतना ही है। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। मैं अभी अलविदा कहता हूँ।